हेलो नमस्कार दोस्तों। एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लास्ट वीडियो में कुछ पीडियाट्रिक जो नर्सिंग के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किए थे। उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज नया वीडियो लाए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक भी लाइन मिस मत करिएगा। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इफ ए चाइल्ड इज डायग्नोसिस ऑफ लेट पॉइजनिंग एंड चिलेटन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक क्लाइंट है, चाइल्ड है, उसका डायग्नोसिस किसका है, लेड पॉइजनिंग, मतलब उसने लेड इंजेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो उसमें अब उसको डॉक्टर ने चिलेटिन थेरेपी प्रिस्क्राइब की है। तो चिलेटिन थेरेपी में कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है, एग्जामिनर ये आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है EDTA, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन डी है इपकेप सिरप। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा EDTA, ऑप्शन ए, एथिलीन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सैलिसिलिक पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन सी जो है एक्टिवेटेड चारकोल, ये एक यूनिवर्सल जो एंटीडोट होता है। ठीक है, पॉइजनिंग के केसेस में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। A nurse carrying a infant for increased ICP and note that anterior fontanel bulges when the infant cries. Based on this assessment, finding which action would the nurse take? मतलब एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसका ICP बढ़ा हुआ है, तो जो ICP बढ़ा हुआ है तो वो जब वो क्राई करता है तो जो उसका एंटीरियर फोंटानेल है वो बल्ज होता है। तो ये जो एक्शन जो है वो फाइंडिंग क्या एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ये नर्स को मतलब पहले तो पहचानना है और उसके बाद उसको क्या एक्शन लेना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है प्लेस द इन्फेंट ऑन एनपीओ स्टेटस, ऑप्शन बी है नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स, ऑप्शन डी है लोअर द हेड ऑफ द बेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो इससे रिलेटेड है नहीं, क्योंकि एनपीओ स्टेटस रखने से आईसीपी कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है इस केस में, इसलिए पेशेंट जो डॉक्टर है उसको अपन इमीडिएटली नोटिफाई भी नहीं करेंगे। और जो ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, दिस विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है उसमें जो एंटीड फोंटानेल है वो क्लोज नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो जब वो आईसीपी बढ़ी हुई कंडीशन में जब वो क्राई करेगा तो उसका बल्ज होगा, तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है बच्चे में, इसलिए इसको नर्सिंग ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट कर देगा फाइंडिंग, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है लोअर द हेड ऑफ द बेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, उल्टा आईसीपी को ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द टॉन्सिलेक्टमी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अप्रोप्रिएट टू ऑफर द चाइल्ड। एक टॉन्सिलेक्टमी का क्लाइंट है जिसका टॉन्सिलेक्टमी अभी भी हुआ है, टॉन्सिल रिमूव हुए हैं, तो उसके लिए कौन सा जो फूड आइटम है वो अप्रोप्रिएट होगा। तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है क्लियर कोल्ड लिक्विड्स, ऑप्शन बी है हॉट लिक्विड्स, ऑप्शन सी है वेनिला पुडिंग्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। देखिए क्वेश्चन को पहचानिए, अंदाज़ा लगाइए क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए, चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लियर कूल लिक्विड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में, हॉट लिक्विड्स। तो देखिए हमेशा इसमें एक्सट्रीमली कूल और जो हॉट लिक्विड्स है इसमें अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर हेमरेज बिल्डिंग के चांस को इंक्रीज़ करते हैं। और वेनिला पुडिंग, जो वेनिला पुडिंग है वो क्या है, मिल्क प्रोडक्ट होता है एक तरह से, तो जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है इसमें हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रोट पार्ट पे ये एक कवरिंग बना देते हैं। ठीक है, तो उस कवरिंग के कारण क्या होगा, बच्चा उसको बार बार थ्रोट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो और जब वो थ्रोट क्लियर करेगा तो उसमें उस केस में क्या हो सकता है, बच्चे को हेमरेज स्टार्ट हो सकता है, इसलिए ये अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अवॉइड करते हैं, जो एक्सट्रीमली कूल लिक्विड्स और एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड्स, वेनिला पुडिंग्स, मतलब जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसमें अवॉइड करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन जी जो है नन ऑफ देम, तो ये तो आंसर राइट है, हो सकता नहीं है, इसलिए क्लियर कूल लिक्विड्स यहाँ पर आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हाँ, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए प्रीटर्म न्यूबॉर्न फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS के बारे में बात हो रही है। एक प्रीटर्म न्यूबॉर्न है जो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है नर्स,
विच असेसमेंट साइन वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिंड्रोम, मतलब इस सिंड्रोम को इंडिकेट करने वाले कौन से साइंस वो देखेगी जिससे उसको अंदाज़ा होगा कि ये आरडीएस का बच्चा हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी है टैकीपीनिया एंड रिट्रैक्शन। ऑप्शन सी है एक्रोसाइनोसिस एंड ग्रंटिंग। और ऑप्शन डी है नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग। थोड़ा सा देख लीजिए नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग। अब बात कर हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया। देखो इस ये जो आरडीएस का बच्चा, आरडीएस का जो पेशेंट है उसमें कभी भी हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, ठीक है। उसमें उल्टा टैकीपीनिया देखने को मिलता है, टैकीपीनिया और रिट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, टैकीपीनिया एंड रिट्रैक्शन आर द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो आरडीएस का बच्चा होता है उसमें हमेशा आपको एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलेगा, टैकीपीनिया देखने को मिलेगा, रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा और ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगी, ठीक है। और नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चा करता ही है, ठीक। इसलिए जो मेन जो सिम्टम होते हैं इसके वो हो गए ट्रैकीपीनिया और रिट्रैक्शन, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट आफ्टर नोटिंग दैट ए चाइल्ड विद हेड स्प्रंग डिजीज हैज़ फीवर एंड वाटर एक्सप्लोसिव डायरिया। देखिए, एक क्लाइंट है जो जिसको हिट स्प्रंग डिजीज़ है, उसको अब फीवर और वाटर एक्सप्लोसिव डायरिया हो रहा है। तो इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक मेडिसिन। ऑप्शन बी है मॉनिटर चाइल्ड एवरी 10 मिनट्स। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर एंटी डायरियल मेडिकेशंस। और ऑप्शन डी है नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। तो अंदाज़ा लगाइए कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। देखिए, बच्चे को यहाँ पर फीवर भी है, वाटर एक्सप्लोसिव डायरिया भी है, ये कुछ चीज़ें कुछ इंडिकेट कर रही है अगर आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो, ठीक। देखिए ध्यान से, जो हिट्सबर्ग डिजीज़ जो है वो एक क्या है, इसको मेगा कोलोन डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो कोलोन है उसमें वहाँ पर जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आगे की तरफ उसको जो गैंग्लियन जो होता है इसके लिए वो एब्सेंट होता है। जो नर्व एंडिंग्स है वो यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब रहती है, इसलिए वो सही तरीके से जो प्रोपेलिंग फंक्शन जो होता है, पेरिस्टालसिस फंक्शन आप उसे कह सकते हैं, वो यहाँ पर डिस्टर्ब पैटर्न देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एकदम जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पर एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसका जो मेगा कोलोन देखने को मिलता ही है, तो उसके साथ साथ उसमें एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। जब भी एक्सप्लोजन होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एंटेरोकोलाइटिस। ये जो कंडीशन है वहाँ पे एंटेरोकोलाइटिस कोज करती है। क्या करती है? एंटेरोकोलाइटिस कोज करती है। ये क्या करता है, ये क्या होता है, जो भी इंटेस्टाइन है उसका इन्फ्लामेशन जो होता है वो एंटेरोकोलाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को फीवर आ रहा है और वाटर एक्सप्लोसिव डायरिया हो रहा है, तो ये जो हिट्सबर्ग डिजीज़ है उसके पेशेंट में एक इमरजेंसी कंडीशन होगी। इसलिए जो इसमें जो एक्शन होगा नर्स लेगी वो होगा नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इमरजेंसी कंडीशन, इसलिए फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक मेडिकेशन अब कब करेंगे, जब ये बिल्कुल ओनली इसको पेशेंट को क्लाइंट फीवर ही आ रहा है तब उसे देंगे, ठीक है। और चाइल्ड भी को आप मॉनिटर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो एक्शन है वो होगा नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए नर्स इज प्लानिंग टू गिव ए टेपिड टब बाथ टू ए चाइल्ड हु हैज़ हाइपरथर्मिया। द नर्स प्लान्स टू, एक क्लाइंट है उसको हाइपरथर्मिया है और उसको टेपिड टब बाथ देने का नर्स प्लान कर रही है, ठीक है। तो इनमें से नेक्स्ट एक्शन जो है नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए है वार्म द वाटर टू द सेम बॉडी टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन बी है अलाउ द 5 मिनट फॉर द चाइल्ड टू सोक इन द बाथ वाटर। ऑप्शन सी है अलाउ द कूल एनवायरनमेंट फॉर द बाथिंग। और ऑप्शन डी है हैव कूल वाटर अवेलेबल टू द एड टू द वार्म वाटर, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं, वार्म टू द वाटर टू द सेम बॉडी टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड। ये ऑप्शन तो राइट हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर यदि पानी की जो टेम्परेचर है उसके बराबर ले जाओगे तो बच्चे के यहाँ पर जो बर्न इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन राइट यहाँ होगा नहीं। और
बच्चे को 5 मिनट तक आप पानी में भिगो के रखो, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि आप इससे बच्चे को चिलिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। और अलाउ द कूल एनवायरनमेंट फॉर द बाथिंग। अब बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत ही कोमल कोमल होते हैं, आपको बताइए, तो उनमें हाइपोथर्मिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए कूल एनवायरनमेंट तो रखेंगे नहीं, क्योंकि वो हाइपोथर्मिया में होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप वहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हैव कूल वाटर अवेलेबल टू ऐड टू द वार्म वाटर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने जो वार्म वाटर लिया है टैपित बाथ के लिए, उसमें आप अगर ठंडा पानी मिलाओगे, ठीक है, ठंडा पानी मिलाओगे तो उससे क्या होगा कि जो उसका पानी का जो टेम्परेचर का जो पैटर्न है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे में चिलिंग होने के चांस, बच्चे को ठंड लगने के चांस कम से कम होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, हैव कूल वाटर अवेलेबल टू एड टू द वार्म वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फेंट विथ जर्ड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी इन अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फेंट विथ जर्ड। जर्ड मतलब गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते पहले, अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी है रिस्क फॉर एस्पायरेशन। ऑप्शन सी है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। और ऑप्शन डी है अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न। तो एग्जामिनर इसमें क्या पूछना चाह रहा है, तो ध्यान दीजिए, एग्जामिनर इसमें पूछना चाह रहा है कि कौन सा जो एक्शन जो डायग्नोसिस है वह वो इन अप्रोप्रिएट है जर्ड के क्लाइंट में। मतलब बाकी इसमें 3 तो सही है और 1 गलत है, तो मतलब ये एक्सेप्ट जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए जो है अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल होगा जर्ड के क्लाइंट में, क्योंकि जर्ड का जो क्लाइंट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पिंटर्स होते हैं, जो लोअर इसोफेजल स्पिंटर जो है वो इनकम्पिटेंट हो जाता है। ठीक है, तो इससे इसके रीज़न से क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कंटेंट, जो अपने स्टमक के जो कंटेंट है वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, रिफ्लक्स के साथ आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, उसमें बच्चे में अल्टर न्यूट्रिशन तो हो सकता है। ठीक है, और रिस्क फॉर एस्पायरेशन भी हो सकता है। और ऐसे बच्चों में यदि आप वो न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं है और फ्लड वो उसको बार बार वोमिटिंग हो रहा है उसको, ठीक है, तो उसमें फ्लड वॉल्यूम डेफिशिएंसी होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। ठीक है, तो ये और 3 ऑप्शन तो होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न जो है ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका स्लीपिंग से कोई रिलेशन नहीं है। होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी होगा, अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न। ठीक है, मतलब अल्टर स्लीपिंग पैटर्न यहाँ पर नहीं होगा क्लाइंट में। ठीक है, अल्टर न्यूट्रिशन भी होगा, रिस्क फॉर एस्पायरेशन भी होगा, फ्लड वॉल्यूम डेफिसिट भी होगा, अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न नहीं होगा। आपको बस ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड बी प्लेसेस बाय द नर्स टू एन इन्फेंट आफ्टर इम्परफोरेटेड एनएस रिपेयर। ठीक है, एक क्लाइंट है जिसका इम्परफोरेट एनएस था, उसका रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो उसको अब ओटी के ऑपरेशन के बाद कौन सा पोजीशन आप दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाइंग ऑन द साइड विद हिप्स एलिवेटेड। ऑप्शन बी है ऑन द बैक विद लेग्स एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट। और ऑप्शन सी है ऑन द एब्डोमेन विद लेग्स पुल्ड अप अंडर द बॉडी। और ऑप्शन डी है लाइंग ऑन द बैक इन द पोजिशन ऑफ कंफर्ट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ये नोटिस करना चाहिए कि क्लाइंट का ऑपरेशन हुआ है तो किस पार्ट का हुआ है। तो देखिए, इम्परफोरेटेड एनएस रिपेयर मतलब जो पेरिनियम जो पार्ट है उस पार्ट का ही ऑपरेशन है। ठीक, तो उस क्लाइंट को हम इस तरीके से पोजीशन करेंगे ताकि वो जो पार्ट है उस पर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, ना ही उसमें कोई एक्सटेंशन हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पोजीशन है ये अपन को चूज़ करेगा तो अपने आप आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है लाइंग ऑन द साइड विद हिप्स एलिवेटेड। देखिए, लाइंग ऑन द साइड मतलब राइट साइड लाइंग या लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन देंगे आप उसको, और एक जो जो अफेक्टेड हिप है उसको आप एलिवेट कर दोगे। ठीक है, ये तो ये चीज़ है। ऑप्शन बी है ऑन द बैक विद लेग्स एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं क्लाइंट को कि क्लाइंट को आपने स्ट्रेटली बिल्कुल लेटा दिया है। ठीक है, फिर इसको लेग्स को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर राइट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एस कंडीशन पेरिनियम पार्ट का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर ऐसी पोजीशन यूज चूज करोगे जिसमें ना तो प्रेशर लगे, ठीक है, और ना ही वहाँ पर एक्सटेंशन हो। ठीक है, ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन सी है ऑन द एब्डोमेन विद लेग्स पुल्ड अप अंडर द बॉडी। मतलब बच्चे को क्या किया, उल्टा लेटा दिया ऑन द एब्डोमेन और फिर उस पर
उसके पैरों को खींच दिया, लेग्स पुल्ड अप अंडर द बॉडी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसमें भी क्या हो रहा है, जो पेशेंट का जो पार्ट है जिसका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर उसको प्रेशर पड़ रहा है या जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है, स्ट्रेच हो रहा है वो पार्ट, इसलिए ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन, लाइंग ऑन द बैक इन ए पोजिशन ऑफ कम्फर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है पोजिशन ऑफ कंफर्ट तो आपका बात सही है, लेकिन लाइंग ऑन द बैक जो है वो चीज़ यहाँ पर गलत लग रही है। ठीक है, इसलिए ये आंसर भी यहाँ पर राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा, लाइंग ऑन द साइड विद हिप्स एलिवेटेड। कैसे होगा, क्योंकि आपने पेशेंट को साइड लाइंग पोजिशन दिला दी, और कौन सी पोजिशन दिलाई, जिस तरफ से उसका ऑपरेशन हुआ है उसको तो आप अपर के ऊपर की तरफ लाओगे। ठीक है, और साइड लाइन पोजीशन दे दोगे आप उसको। इससे क्या होगा, ना तो जिस पार्ट का जो ओटी हुआ है उसका ना तो प्रेशर लगेगा, ना ही उसमें स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, और उसकी हीलिंग जल्दी से जल्दी होगी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब। देखिए, व्हेन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए 15 month ओल्ड चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन वुड द नर्स एक्सपेक्ट ए टोडलर ऑफ दिस एज टू हैव अचीव्ड। ये क्वेश्चन माइलस्टोन से रिलेटेड है, और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में जो क्लाइंट है उसको सेरिब्रल पाल्सी हो रखा है। ठीक है, तो 15 month का जो माइलस्टोन होता है इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पुटिंग ए ब्लॉक इन कप, ऑप्शन बी है वॉकिंग अप स्टेयर्स, ऑप्शन सी है कॉपिंग ए सर्किल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो देखिए जो पुटिंग ए ब्लॉक इन कप जो है वो 15 month का माइलस्टोन होता है, इसलिए ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो ऑप्शन बी है वॉकिंग अप द स्टेज वो यहाँ पर राइट नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वॉकिंग अप स्टेज कब करता है, 1.5 से 2 साल की उम्र में करता है। ठीक, 18 से 24 महीने की एज का जब बच्चा होता है तब वो वॉकिंग अप द स्टेज करता है। और कोपिंग के सर्किल जो है वो 3 से 4 साल का 3 से 4 साल का माइलस्टोन है। ठीक है, इसलिए ये तो यहाँ पर राइट नहीं होगा। वॉकिंग अप द स्टेज के 18 से 24 मंथ, 18 से 24 मंथ का माइलस्टोन है। ठीक है, इसलिए ये भी यहाँ पर राइट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, लेकिन जो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक ही और भी है कि जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें जितने भी माइलस्टोन होते हैं वो हमेशा लेट डेवलप होते हैं। तो ये जो 15 महीने का जो माइलस्टोन है पुटिंग ए ब्लॉक इन ए कप, ये भी इसमें डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वुड द नर्स एनकरेज द मदर टू ऑफर टू हर चाइल्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक क्लाइंट है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है, तो इनमें से आप कौन सा फूड उसे दोगे ताकि आयरन का जो डेफिशिएंसी है वो क्लाइंट में ठीक हो जाए। ऑप्शन ए है मैक्रोनी चीज़ एंड हाम, ऑप्शन बी है पडिंग ग्रीन वेजिटेबल एंड राइस, और ऑप्शन सी है राइट सीरियल होल मिल्क एंड येलो वेजिटेबल्स, और ऑप्शन डी है पोटैटो पीज एंड चिकन। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि पोटैटो और पीस और चिकन जो है वो इसके अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी जो होती है वो भी इसके अच्छे सोर्स होती है, इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रायोरिटी फॉर द इन्फेंट विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, देखिए कौन सा डायग्नोसिस नर्स आइडेंटिफाई करेगी एज ए प्रायोरिटी फॉर द ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। TEF का क्लाइंट में जो प्रायोरिटी डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ए वीक डायफ्राम, ऑप्शन बी है पुअर सकिंग एबिलिटी, ऑप्शन सी है रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इंक्रीज पोटेंशियल फॉर एस्पायरेशन, और ऑप्शन डी है हेडेक। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में, इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ए वीक डायफ्राम। यहाँ पर इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है, लेकिन जो ये ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो वीक डायफ्राम की वजह से नहीं होगा, बल्कि जो ट्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला है उसकी वजह से होगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुअर सकिंग एबिलिटी। तो जो सकिंग का रिलेशन है
वो इससे रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आंसर राइट नहीं होगा। अगर पुअर सकिंग एबिलिटी किसके लिए होगा, जब उसके क्लाइंट को कोई क्लेफ्ट लिप हो या क्लेफ्ट पैलेट हो, तो उस कंडीशन में ये आंसर होगा, इसलिए यह भी राइट नहीं होगा। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इंक्रीज पोटेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला के जो क्लाइंट होते हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं अपन टैप, TEF, ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। इसमें क्या होता है कि जब जो भी बच्चा या जो क्लाइंट है वो जब भी खाना खाता है, तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में क्या बना हुआ है, एक लिंक बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, जिसमें क्या होता है, तो जब भी क्लाइंट खाता है, ठीक है, तो ईसोफेगस में ट्रेकिया में दोनों में चला जाता है, तो वहाँ जाके वो चोकिंग हो जाती है बच्चे में, ठीक है, और फिर वो एस्पायरेट भी कर सकता है इस कंडीशन में। इसलिए यहाँ पर रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इंक्रीज पोटेंशियल फॉर एस्पायरेशन विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी देख लेते हैं, हेडक। तो हेडक का इससे कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द एडोल्सनेट फीमेल इज हैविंग एन अर्ली साइन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्लाइंट है, एक एडोल्सेंट फीमेल है जो जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो चुका है, ठीक है। तो क्लाइंट कुछ 4 बातें बोल रहा है। अब 4 बातों में से कौन सा स्टेटमेंट उसका इंडिकेट करता है कि फीमेल को एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आई हैव मेंस एवरी मंथ। ऑप्शन बी है आई रन 4 times a day फॉर टोटल 6 hours per day। ऑप्शन सी है आई ट्राई टू मेंटेन माई वेट अराउंड 53 kg फॉर माई हाइट ऑफ 5 feet। ऑप्शन सी है एक्सेसिव वेट गेन, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा, लगाइए दिमाग लगाइए। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है पहले ये बताइए। तो देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन केस में होता है जो एक्ट्रेस होती है और जो मतलब ऐसी इंडस्ट्री से जो ताल्लुकात रखते हैं जहाँ पर बॉडी को फिट करने के ज़्यादा मायने हैं, ठीक। तो वहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसमें जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसमें जो फीमेल है, क्लाइंट है, वो अपना वेट जो गेन करने से डरता है और कुछ ऐसी एक्टिविटी हमेशा करता रहता है ताकि उसका वेट हमेशा कम ही रहे। तो और उसमें जो मेंसेस है वो भी इरेगुलर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर क्लाइंट कह रहा है कि मेंसेस उसके रेगुलर है, इसलिए ये तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आई रन 4 times a day फॉर ए टोटल 6 hours per day। अब 4 बार भाग रहा है 4 times a day फॉर 6 hours per day, मतलब 6-6 घंटे तक भागता है दिन में, 4-4 बार भागता है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ गलत है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया ना। एक्सरसाइज करो लेकिन इतनी भी मत करो। तो ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है क्लाइंट का वो इंडिकेट करता है कि उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है। और अदर ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी है आई ट्राई टू मेंटेन माई वेट अराउंड 53 kg फॉर माई हाइट ऑफ 5 feet। देखिए इसमें क्लाइंट क्या कह रहा है कि मेरी हाइट 5 फीट है और इसलिए मैं अपना वेट 53 kg के अराउंड रखता हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइट कम है इसलिए उसको इस हाइट के अकॉर्डिंग वेट रखना कोई गलत बात नहीं है। तो इस बॉडी फिटनेस के अंदर आता है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में। तो एक्सेसिव वेट गेन, तो एक्सेसिव वेट गेन तो यहाँ इस कंडीशन में होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आई रन 4 times a day फॉर टोटल 6 hours per day वे, ठीक है, ये राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स वुड ऑब्जर्व इन ए क्लाइंट डायग्नोस ऑफ लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस LTB। क्या है कि एक बच्चा है उसको क्या हुआ है, LTB लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस हुआ है। ये क्या होता है, अपर जो एयरवे जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, लैरिंग्स, ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई है वो तीनों का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और जब इनमें इन्फ्लामेशन होता है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जब भी बच्चे को होगा तो क्या होगा, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी आएगी, इंस्पायरेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते पहले। हाई फीवर, ऑप्शन बी है स्लो रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी है प्रीडोमिनेंट स्ट्राइडर ऑन इंस्पिरेशन, ऑप्शन डी है प्रीडोमिनेंट एक्सपायरेटरी वीजिंग, ठीक है। तो सबसे इसमें क्या है कि जो फीवर देखने को मिलता है जो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइन है ना
वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। रेस्पिरेटरी रेट उसकी स्लो नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी, क्योंकि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो वो बहुत ज़्यादा उसकी सांस जोर से लेगी, सांस जोर से लेने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। इसलिए ये स्लो नहीं होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और हाई फीवर है, लेकिन इसमें इसका रिलेशन इतना हाई फीवर नहीं आता, माइल्ड से मॉडरेट फीवर के बीच में रहता है, इसलिए ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया। और ऑप्शन सी जो है प्रीडोमिनेंट स्ट्राइडर और इंस्पिरेशन, और ऑप्शन डी है प्रीडोमिनेंट एक्सपायरेटरी विजिंग, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं लेरिंजो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस है, उनमें प्रीडोमिनेंट स्ट्राइडर साउंड देखने को मिलती है ऑन द इंस्पायरेशन। जब क्लाइंट इंस्पायरेट करता है तो उसमें स्ट्राइडर साउंड देखने को मिलती है, ना कि वीजिंग साउंड देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, वीजिंग साउंड नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रीडोमिनेंट स्ट्राइडर ऑन इंस्पिरेशन विल बी सीन इन लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस क्लाइंट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। द मदर ऑफ ए 3-year-old विद इसोफेजियल रिफ्लक्स आस्क द नर्स व्हाट शी कैन डू टू लेसन द बेबीज रिफ्लक्स। द नर्स शुड टेल द मदर टू। एक क्लाइंट है, उसको बहुत ज़्यादा इसोफेजियल रिफ्लक्स आता है, बच्चा है उसको, तो नर्स उसको क्या ऐसी मतलब एडवाइस देगी ताकि उस जो उसके जो रिफ्लेक्स है वो आने कम हो जाए, ठीक है। तो नर्स क्या एडवाइस करेगी, ऑप्शन ए है प्लेस द बेबी इन सुपाइन विद हेड एलिवेटेड, ऑप्शन बी है बर्प द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग, ऑप्शन सी है फीड द बेबी ओनली व्हेन ही इज़ हंग्री, ऑप्शन डी है बर्प द बेबी आफ्टर फीडिंग इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि आप बेबी को सुपाइन पोजिशन में रख दो और उसका हेड एलिवेट कर दो। तो ये जो है इस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये भी यहाँ पर रॉन्ग होगा। दूसरा है बर्प द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग। अब पहले एक अभी इस ऑप्शन का कहने का मतलब क्या है कि आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, तो पहले आपने उसको एक निवाला खिलाया और उसके बाद फिर उसको थपथपाओ, फिर निवाला खिलाओ, फिर थपथपाओ। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि बार बार आपको उसको थपथपाओगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा, वो खाना ही नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये तो वैसे गलत हो गया। और ऑप्शन जो सी है फीड द बेबी ओनली व्हेन ही इज हंग्री। अब बच्चा भूखा है तभी उसको खाना खिलाएं। अब ये अपन को कैसे पता लगेगा कि बच्चा भूखा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ई से रिलेटेड नहीं होगा। और जो ऑप्शन डी है बर्प द बेबी आफ्टर फीडिंग इज़ कम्प्लीटेड, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बच्चा यही तो राइट यही होना है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं ये कैसे होगा, क्योंकि जो जर्ड रिफ्लेक्स है बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, छोटे बच्चों में कैसे होता है, क्योंकि जो लोअर इसोफेजल स्पिंटर जो है उनका वीक होता है या फिर इनकम्पिटेंट हो जाता है, तो उनमें बार बार जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो वापस ऊपर की तरफ आते हैं, इसोफेगस में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए, जैसे खाना पूरा उनको खाना खिलाते हैं हमने, तो खाना खिलाने के बाद बर्प करना चाहिए। बर्प मतलब पीठ को थपथपाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो मेन चीज़ होती है इसके लिए वो होती है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, मतलब खाना जाके पेट में चला गया है स्टोमक में लेकिन इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो यदि आप बर्पिंग करोगे इसको तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं होगा, और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं होगा तो जो फूड कंटेंट है वो स्टमक से वापस बैक फ्लो इसोफेगस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये एडवाइस करेगी नर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। A nurse is providing instructions to the mother of a newborn with hyperbilirubinemia who is being breastfed. The nurse provides which most appropriate instruction to the mother? देखिए एक न्यूबॉर्न क्लाइंट है, उसको हाइपर बिलीरुबिनीमिया है, तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, तो नर्स उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग, कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब, ऑप्शन सी है स्विच टू बॉटल फीडिंग द बेबी फॉर 2 वीक्स, और ऑप्शन डी है कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एवरी 2 आवर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कंटिन्यू द फीड एवरी 2 to 4 आवर्स, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको आप स्टॉप करने से इस हाइपरबिलिरुबिnemia में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा जो है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवानी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे में हाइपरबिलिरुबिnemia है जो
जल्दी से रिलीव होगा। कैसे रिलीव होगा? क्योंकि बच्चा अच्छा खाएगा पिएगा तो उसका एक्सक्रीशन अच्छा होगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन अच्छा होगा। तो कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कल के वीडियो में, जिसमें हमने बात करी थी कि आप बच्चे को हाइपरबिलिरुबिनिया है, ठीक है, तो आप उसमें क्या नोटिस करोगे? तो हमने कहा था कि उसका जो फीसेस का कलर है वो नोटिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर्स। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच अचीवमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए 3 month ओल्ड इन्फेंट? कौन सा जो अचीवमेंट है वो बेस्ट कैरेक्टराइज करता है कि 3 महीने का बच्चा बिल्कुल फिट है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू लिफ्ट द हेड एंड चेस्ट फ्रॉम ए प्रोन पोजीशन। ऑप्शन बी है द एबिलिटी टू रोल ओवर इंटेंशनली। ऑप्शन सी है ए स्ट्रॉन्ग टॉनिक रिफ्लेक्स। ऑप्शन डी है ए स्ट्रॉन्ग मोरो रिफ्लेक्स। देखिए, इंडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो माइलस्टोन का क्वेश्चन है। ये पूछना चाह रहा है कि 3 महीने का जो बच्चा है उसमें माइलस्टोन कौन सा डेवलप हो जाता है। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? सिफेलोकोडल मैनर में होता है हमेशा। कैसा? सिफेलोकोडल, मतलब हेड टू टो डेवलपमेंट होता है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एबिलिटी टू लिफ्ट, जो 3 महीने का बच्चा है उसमें हेड होल्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने का बच्चा आराम से अपने हेड को लिफ्ट कर लेता है और अपने जो चेस्ट है उसको प्रोन पोजिशन में उठा लेता है, मतलब ठीक है, एलिवेट कर लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन जो बी है द एबिलिटी टू रोल ओवर इंटेंसली, तो ये 3 महीने का जो है वो नहीं है। 3 महीने का ये माइलस्टोन नहीं, ये है ऑप्शन 5 से 6 महीने का ये माइलस्टोन है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, 5 to 6 month। ठीक है, और जो ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग टॉनिक रिफ्लेक्स, ये जो टॉनिक रिफ्लेक्स है वो 3 से 4 महीने पे कैसा फैड अप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप राइट आंसर नहीं होगा। 3 से 4 मंथ पे ये फैड अप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और जो ऑप्शन डी है ए स्ट्रॉन्ग मोटर रिफ्लेक्स, ये जो रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है बच्चे में अगर 3 महीने पर भी, तो ये क्या होगा? एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए द एबिलिटी टू लिफ्ट द हेड एंड चेस्ट फ्रॉम ए प्रोन पोजिशन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए न्यूबॉर्न विद एवगार स्कोर्स ऑफ 1 and 4 इन प्लानिंग फॉर द एडमिशन ऑफ दिस इन्फेंट, द नर्सेज हायेस्ट प्रायोरिटी शुड बी। देखिए, एक क्लाइंट है, मतलब एक न्यूबॉर्न, उसका एवगार स्कोर 1 to 4 है, 1 से 4 के बीच में है। तो उसकी एडमिशन की प्लानिंग चल रही है वार्ड में। ठीक है, तो नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी रखेगी इसके क्लाइंट के लिए? तो आपको पता है एवगार स्कोर बच्चे का कम है, 1 से 4 है। 8 कितना नॉर्मल होता है? 8 से 10 नॉर्मल होता है। 1 से 3 बोलती सीवियर कंडीशन होती है, और 4 से लेकर 7 तक मॉडरेट कंडीशन होती है। तो इसका किसमें 1 से 3 से ज़्यादा ही है, 1 से 4 के बीच में, तो मतलब ये सीवियर कंडीशन है। और जब भी क्लाइंट सीवियर कंडीशन में आता है तो हम क्या करते हैं? रिससिटेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कनेक्ट द रिससिटेशन बैक टू द ऑक्सीजन आउटलेट। ऑप्शन बी है सेट अप द इंट्रावेनस लाइन विद 10% डेक्सट्रोज इन वाटर। ऑप्शन सी है सेट अप द रेडिएंट वार्मर। और ऑप्शन डी है इन्फॉर्म टू पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो मैंने इसका पहले आपको आंसर बता दिया। तो यहाँ पर आंसर जो क्या होगा राइट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी बच्चे को, यदि उसका एवगार स्कोर 1 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें सीवियर कंडीशन वाला बच्चा है। ठीक है, तो उसको हमेशा रिससिटेट करेंगे और उसको ऑक्सीजन आउटलेट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट आंसर ए। अब बी क्यों नहीं होगा? सेटअप द इंट्रावेनस लाइन विद 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, क्योंकि ये बच्चे में कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है या फिर उसको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं है, इसलिए आप उसको डेक्सट्रोज वाटर दोगे। ऑप्शन सी जो है सेटअप द रेडिएंट वार्मर, तो ये जो बच्चा है रेडिएंट वार्मर आप कब लगाते हो? जब उसको हाइपोथर्मिया में बच्चा जा रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आप रेडिएंट वार्मर भी आप यूज़ करोगे, लेकिन लेटर ऑन कंडीशन में यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रायोरिटी है वो पहले इसको रिसक्सिटेट करना है, यहाँ पर एक प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर बच्चे को रिसक्सिटेट आपने कर दिया उसके बाद आप रेडिएंट वार्मर लगा सकते हैं। ऑप्शन डी है इन्फॉर्म टू पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न, तो ये कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो ऑप्शन नहीं यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
व्हाट इज़ द पर्पज़ टू एडमिनिस्टर विटामिन के इंजेक्शन टू ए न्यू बोर्न इन्फेंट। कल हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात करती है विटामिन के इंजेक्शन के बारे में कि वो कब कैसे लगता है। तो वो IM रूट के थ्रू कहाँ लगाया था हमने, जो क्लाइंट का जो थाई वाला पार्ट होता है, ठीक है, मीडियल, तो वहाँ पर लगता है मीडियम। जहाँ क्यों लगता है वहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ अच्छा मस्कुलर पार्ट होता है, इसलिए न्यूमोन्स में वहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है IM, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि उसका पर्पज़ क्या है। हमने विटामिन के लगाया तो क्यों लगाया, तो इसका पर्पज़ एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है इन्फेंट नीड्स विटामिन के टू डेवलप इम्यूनिटी। भाई इन्फेंट की इम्यूनिटी कम है, इसलिए उसको आप विटामिन के इम्यूनिटी बूस्टर होता है इसलिए ये दे दो। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। विटामिन के बूस्टर एनर्जी बूस्टर नहीं होता है, ना ही इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ऑप्शन बी है द विटामिन के विल प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम बीइंग जॉन्डिस। अब विटामिन के क्लाइंट को जॉन्डिस से बचाता है, तो ये भी कोई खास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि विटामिन के का जॉन्डिस से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैव स्टेराइल बाउल्स एंड विटामिन के प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बाउल। देखिए न्यूबॉर्न इन्फेंट का जो बाउल ऑफ स्टेराइल होता है, इसलिए विटामिन के वहाँ पर ग्रोथ करा देगा किन की, बैक्टीरिया की। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर राइट नहीं है, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो बचा वो अपने आप राइट हो जाता है यहाँ पर। तो उसमें क्या है, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन के एंड दिस इंजेक्शन प्रिवेंट्स योर इन्फेंट फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि ये बात सही कह रहा है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो आप उसको देखिए, ध्यान से पढ़िए। वो आपको खुद आंसर बता रहा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो कम से कम एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ो, कम से कम 2 बार तो पढ़ो, ताकि आपको आंसर का अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आर डेफिशिएंट विटामिन के इन द इंजेक्शन प्रिवेंट्स योर इन्फेंट फ्रॉम एबनॉर्मल ब्लीडिंग। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें विटामिन के की कमी होती है, और विटामिन के आप जानते हो जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके जो प्रोडक्शन के लिए असेंशियल होता है, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकता है। इसलिए यहाँ पर विटामिन के देंगे ताकि बच्चे में जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पर्पज़ टू, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं वापस से। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस यूज बाय द नर्स टू असेस वाइटल साइन इन ए न्यू बोर्न। तो बच्चे का जब वाइटल साइंस असेसमेंट करते हो तो उसमें उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ऑप्शन ए है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर, ऑप्शन डी है रेस्पिरेशन टेम्परेचर पल्स। लगाइए आइडिया कौन सा आंसर राइट होगा। कुछ लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लगाइए लगाइए, सब दिमाग लगाइए, सोचिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर। हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए यहाँ पे RPT, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी न्यूबॉर्न का आप वाइटल असेसमेंट कर रहे हो तो रेस्पिरेशन पल्स और टेम्परेचर आप उसका इस सीक्वेंस देखेंगे। अब इसके पीछे भी एक छोटा सा रैशनल है कि जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको क्या होता है कि आप थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब करोगे ना तो उनका वाइटल साइंस में बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसलिए लेस से जो उसको कम से कम ऐसे तरीके से उसके वाइटल साइन लेने चाहिए जिससे कि वो कम से कम डिस्टर्ब हो, ठीक है। उसको नॉन टचिंग तरीके से कम आप उसका वाइटल साइन लो। पहला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कुल क्लाइंट को आप टच करोगे, इसका कुछ खास बात नहीं है, आप उसका चेस्ट मूवमेंट को देख के आप उसका रेस्पिरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए लेस टचिंग, फिर पल्स लोगे, ठीक है, और टेम्परेचर लोगे। टेम्परेचर सबसे लास्ट में लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप क्लाइंट का टेम्परेचर ऑर्डली लोगे या एक्सेला रीजन से लोगे, तो जब ये लोगे तो इन्फेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो उसके वाइटल साइंस जो है उनमें अल्ट्रेशन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी। देखिए अगर आपने टेम्परेचर पहले ले लिया, ठीक है, तो बच्चा पहले इरिटेट हो जाएगा, उसके वाइटल साइंस इंक्रीज़ हो जाएंगे या डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो बच्चा मतलब कहने की बात मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो बच्चों में वाइटल साइन लेते हैं तो इस तरीके से लेना चाहिए ताकि बच्चा डिस्टर्ब कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि उसके जो वाइटल्स हैं उसके जो
जो मतलब बॉडी कंडीशन है वो क्राई करता है, ठीक है। तो क्राई करने से या फिर किसी उसके चिल्लाने से उसके वाइटल साइंस अल्ट्रेशन आ सकते हैं, ठीक है। आपको जो वाइटल्स जो लेने हैं वो सही तरीके से नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और एक बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये छोटा सी जो मेरी कोशिश चल रही है, इस कोशिश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा हो, ठीक है, जिससे आपका भी भला होगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे हैं उनका भी भला होगा। सबका जो जो एक सपना है एम्स में जाने का, वो सपना जल्द से जल्द पूरा होगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।